बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ चैप्टर 8 की लेक्चर नंबर 11 के साथ। हमने पिछले लेक्चर में गालिबन सिंपल हार्मोनिक मोशन की थ्योरी को न सिर्फ कंप्लीट किया था बल्कि शायद हमने एक आध न्यूमेरिकल को भी देखा था, और अगर नहीं देखा तो आज बहरहाल आज की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल जो है वो देखेंगे। इससे पहले कि मैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ जाऊं, कुछ हम फॉर्मूले यहाँ पे लिखते हैं जो कि आप ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी। आपने और हमने ये देखा था कि मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मास स्प्रिंग सिस्टम में हुक के लॉ के हिसाब से F बराबर होता है kx के। हमने देखा था कि कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो बुनियादी तौर पे सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। और जब हमने मास स्प्रिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी मालूम करी तो वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर आई, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी तो थी वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आई। यकीनन और भी कुछ फॉर्मूले जो थे वो आए थे, लेकिन आज जो है वो हम चैप्टर 8 के दो बहुत इम्पॉर्टेंट आपसे न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। एक एग्जाम्पल 8.3 है जिस पर अभी हम आपसे बात करेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर भी आज आपसे बात होगी। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो लेक्चर को पॉज करें और बुक लेकर आ जाएं, कैलकुलेटर लेकर आ जाएं, कॉपी पेंसिल लेकर आ जाएं। उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 8 के इस न्यूमेरिकल पे जाएंगे, और जिनके पास बुक्स मौजूद हैं वो इस एग्जाम्पल 8.3 को ढूंढें और ज़रा इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। कम से कम पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, पढ़ ज़रूर लें इसे।
जी बच्चों, तो क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। मैं एक बार फिर ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अ बॉडी ऑफ मास 0.025 किलोग्राम attached to a spring is displaced through 0.1 meter to the right of equilibrium position। कह रहा है आपसे एक बॉडी है जिसका मास हैगा 0.025 किलोग्राम। इसको आपने अटैच कर दिया एक स्प्रिंग से, और अब आप इस बॉडी को डिस्प्लेस करवा रहे हैं 0.1 मीटर के बराबर। तो जब आप एक बॉडी को स्प्रिंग से अटैच करते हैं तो फौरन से आपके जहन में मास स्प्रिंग सिस्टम आ जाता है। मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। कह रहे हैं द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.4 न्यूटन पर मीटर। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम के कहते हैं जो 0.4 न्यूटन पर मीटर हो, और आगे कह रहा है एंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट बी 0.4 मीटर पर सेकेंड, और इस डिस्प्लेसमेंट के एंड पर इसकी वेलोसिटी भी इतनी हो। तो फिर दो काम करें, बताइए इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी और बताइए इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा मास स्प्रिंग सिस्टम आपके जहन में आ गया होगा। वो ये कह रहा है कोई वॉल है, ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ से आपके पास एक स्प्रिंग अटैच्ड है जिससे एक बॉडी है। आपने इस बॉडी को जब स्ट्रेच किया डिस्प्लेसमेंट 0.1 मीटर, तो इस पॉइंट पर जब आपने इसको रिलीज किया, जब ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट पर इसकी वेलोसिटी है 0.4 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं इसका टोटल एनर्जी बता दीजिए और एम्पलीट्यूड बता दीजिए। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी निकालूं तो इसकी टोटल एनर्जी जो है वो निकालने के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। एक हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, पर इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है, एनर्जी के साथ साथ मुझे एक्स नॉट भी नहीं पता। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया कि मैं क्या लगाऊं कि टोटल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी का तो बुनियादी फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। क्योंकि मास भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, तो ये फार्मूला लग सकता है। पर पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ बुनियादी फार्मूला mgh नहीं होता। तो क्या मास स्प्रिंग सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती बल्कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अगर गौर करें तो शायद बात बनती हुई नजर आ जाए कि हाफ तो ऐसे ही रहेगा, इस m की जगह क्या आ जाएगा 0.025, v की जगह क्या आएगा 0.4 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस हाफ, इत्तेफाक से k भी 0.4 है और x 0.1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। 0.4 का स्क्वायर लें, 0.025 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, एक आंसर आएगा इस प्लस से पहले वाले का। सिमिलरली प्लस के बाद वाले को सॉल्व करें, आंसर निकालें, दोनों को ऐड करें तो कुछ आंसर आएगा, वो आपके पास एनर्जी होगी। और एनर्जी किसमें मेजर होती है, जूल में। लेकिन अब जब ये एनर्जी आ जाए तो मेरे ख्याल से एम्पलीट्यूड निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि हमने कुछ देर पहले कहा था कि यही टोटल एनर्जी बराबर होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। यहां से आप इस एक्स नॉट को अगर अलग करेंगे तो जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है ई के पास जाके मल्टीप्लाई
और k जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर, वैल्यू रखवा दें, 2 ऐसी रहेगा, e की जो वैल्यू भी आई है वो, और डिवाइड में k की वैल्यू, ये एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा, उसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स नॉट, जो किस में होगा मीटर। सवाल सॉल्व। तो आप देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि कोई फार्मूला शुरू में नहीं लग रहा होता, लेकिन यही वही फार्मूला कुछ देर के बाद लग जाता है। तो जब हम इस e इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को यहाँ लगा रहे थे तो नहीं लग रहा था, क्योंकि ना e पता था ना एक्स नॉट। जैसी e पता चला एक्स नॉट खुद ब खुद आ गई। ठीक है, बात समझ में आती है। अगर इसका टाइम पीरियड भी पूछता तो आप ये फॉर्मूला लगा देते, टाइम पीरियड निकाल लेते, क्योंकि m दिया हुआ उसने कि आपको पता है। ठीक है भाई, तो ये एक अच्छा सवाल था जो पेपर के अंदर पूछा जाता है, आता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। नाउ जी, अब हम जिस सवाल की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, ये सवाल जो है वो और भी अच्छा है, और ये बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 8 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है? आइए देखते हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, ये आपके पास बुक में हैगा, जरा देखिएगा इसको क्या कह रहा है। अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन एंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी 0.50 सेकेंड। क्या ये रहा है कि भैया ये आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सॉरी ये आपके पास कोई सपोर्ट है, सपोर्ट, इसके साथ ये आपने एक स्प्रिंग हैंग किया है, और इस स्प्रिंग के साथ आपने ये बॉडी भी हैंग कर दी है। अब वो कह ये रहा है कि आप इसको एक डिस्टर्बेंस, इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसको ऐसे जग दे के छोड़ देते हैं, तो अब क्या होगा, ये स्प्रिंग इस तरह से यहां से स्ट्रेच होगा, और ये बॉडी लेट से यहां चली जाती है। अगली बार ये बॉडी वापस आएगी अपनी मेन पोजीशन पर, अब ये बॉडी क्या होगी, नेक्स्ट टाइम कंप्रेस होगी, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, अब ये यकीनी तौर पे स्प्रिंग कंप्रेस हो गया,
इस तरह अगर आप देखें तो ये इसकी मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन के ये ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेगी। यकीनी तौर पे ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसे हम एक्स कह सकते हैं, या यहाँ कह देंगे ये भी क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। इसी पे ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। अब वो कह रहा है कि इसका जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड को कहा जाता है, वो कह रहा है कि 0.5 सेकेंड है। अजान हो रही है, मैं कुछ देर के लिए रुक रहा हूँ। जी बच्चों, तो वापस आते हैं सवाल में। कह रहे अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन एंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी 0.50 सेकेंड। तो उसने तीन बातें कही हैं। पहली बात यह है कि एक बॉडी है जिसे स्प्रिंग से बांधा हुआ है। दूसरी बात है वो हैंग हुई हुई है, हॉरिजॉन्टली नहीं रखी हुई। पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम था वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था लेफ्ट एंड राइट, पर यहाँ अगर आप इसे मूव करवाएंगे तो ये वाइब्रेट तो करेगा लेकिन ये वर्टिकली करेगा, अप एंड डाउन। ठीक है, तो कह रहा है तीसरी बात क्या बोली है कि इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, 0.5 सेकेंड। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब सवाल में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आफ्टर द बॉडी हैज कम टू रेस्ट। अब जाहिर सी बात है, एक बार आपने इसको यहाँ से डिस्टर्ब करा, ये वाइब्रेट करा, करता करता आहिस्ता 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 ये रुक जाएगा। रुकेगा कहाँ, यहीं इसी जगह रुकेगा। मतलब ये देखिए, ये इसी जगह जो है वो रुक जाएगा। यहां रुक गया। अब वो कह रहा है कि जब ये यहां रुकता है तो अब इस आप बॉडी को क्या करें, इससे रिमूव कर लें। जब ये रुक जाए तो अब क्या करें आप, द बॉडी इज रिमूव्ड, बॉडी को रिमूव कर लें। कह रहे हाउ मच शॉर्टर विल द स्प्रिंग बी व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। अब जब इस बॉडी को आप रिमूव कर लेंगे तो ये जो स्प्रिंग था जो आप देख रहे हैं यहां तक आया है, जाहिर सी बात है इस बॉडी का अपना कुछ वेट भी था, उस वेट से स्प्रिंग पहले ही कुछ खिंचा हुआ था। जब इस बॉडी को आप हटाएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, जितना बड़ा था यानी इतना बड़ा स्प्रिंग और बॉडी एक हैंग हुई भी है, तो जब बॉडी को आप हटाएंगे, बॉडी हटाने का मतलब बॉडी का वेट हटा देंगे, तो जब वो जो स्प्रिंग को खींचने वाली नीचे इस बॉडी के वेट नाम की फोर्स थी, जब वो रिमूव होगी तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। अब कितना स्प्रिंग जो है वो छोटा हो जाएगा जितना बड़ा हुआ था, सीधी बात है। स्प्रिंग उसके बारे में उसने कहा है कितना शॉर्टर हो जाएगा, तो जितना वो लॉन्गर हुआ था, जितना स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था उतना ही कंप्रेस हो जाएगा। और स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ था, जो डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सोचिए कि जैसे ही ये बॉडी आप हटाएंगे तो अगली पिक्चर क्या होगी, ये स्प्रिंग यहां आ जाएगा, यहां
इस जगह। तो वो जो स्प्रिंग था आपके पास जो यहाँ तक का था, ये छोटा हो जाएगा। कितना छोटा होगा? जितना डिस्प्लेसमेंट था इतना ही छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो उसने कहा है कि स्प्रिंग कितना छोटा होगा, उसका मतलब है हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना स्ट्रेच हुआ था उतना ही कंप्रेस हो जाएगा। बात समझ में आती है आपके? जितना स्ट्रेच हुआ था उतना ही कंप्रेस हो जाएगा। अब कैसे निकालें? देखिए, पेंडुलम का सवाल तो है नहीं, पेंडुलम का फॉर्मूला तो नहीं रहेगा। पेंडुलम के लिए शर्त है कि जिस डोरी से बना हुआ वो इन इलास्टिक हो, इन एक्सटेंसिबल हो, खींचने वाली ना हो। ये तो खींचने वाला स्प्रिंग है, तो ये है तो मास स्प्रिंग सिस्टम का। लेकिन मास स्प्रिंग सिस्टम के जितने फॉर्मूले भी अभी सामने नजर आ रहे हैं, अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो ठीक है, मुझे टाइम पीरियड तो पता है, लेकिन ना एम पता है ना के पता है, फंस जाऊं। मैं क्या करूं? मुझे ऐसे में याद आ रहा है कि भाई क्योंकि ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग की बात हो रही है, तो हुक का लॉ तो मैं लगा सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, वो क्या कहता है कि F बराबर होता है kx के। लेकिन इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। पर हम और आप जानते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए इस एक्सप्रेशन का पूरा होना जरूरी है। और ये एक्सप्रेशन तभी पूरा होगा जब एक्सीलरेशन हो, और जिस बॉडी में एक्सीलरेशन हो उसके ऊपर आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगा सकते हैं। और वो क्या कहता है कि F बराबर होगा किसके? उस फोर्स के जिसमें एक्सीलरेशन पैदा कर रही हो। लेकिन जरा सोचिए कि इस स्प्रिंग की मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं थी, बल्कि क्या थी? वर्टिकल। और मैंने कुछ देर पहले कहा था कि वर्टिकली कौन सी फोर्स इस पे एक्ट कर रही थी? इसका वेट। तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स होगी जो इस मास स्प्रिंग सिस्टम में होगी वो इसका वेट होगा। और वेट किसके बराबर होता है? mg के। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखूं तो दोनों ही फोर्सेस की बात कर रही हैं। मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, और जब कंपेयर करूंगा तो mg बराबर आएगा किसके? kx के। ये g इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई उधर जाके g डिवाइड, और k मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। तो m ओवर k बराबर आ गया x ओवर g के। और कहीं ना कहीं इस इक्वेशन नंबर 3 में हम ये कह रहे हैं कि जहां हमारे पास m ओवर k लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा? m ओवर k। उस m ओवर k की जगह हम क्या लिख देंगे? x ओवर g। पर क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम है तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? 2 पाई अंडर रूट m ओवर k के। अब जरा देख लीजिए, ये t ऐसी रहा, 2 पाई भी ऐसी रहा, पर अंडर रूट m ओवर k की जगह क्या आ सकता है? x ओवर g। और अब जिंदगी जो है वो काफी अच्छी लग रही है क्योंकि अब t भी पता है, 2 भी पता है, पाई भी पता है, g भी पता है। कुछ ना कुछ करके यहां से हम क्या निकाल लेंगे? x। तो उसे निकालने के लिए मैं यहां स्क्वायरिंग कर रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, t पर भी क्या आएगा? स्क्वायर। स्क्वायर यहां करूंगा तो 2 पे स्क्वायर, 4 पाई पे स्क्वायर, और जब इस पे स्क्वायर आएगा तो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये t स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये g जो डिवाइड हो रहा है यहाँ आके मल्टीप्लाई, और 4 पाई स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये x आ जाएगा। और अब t की जगह 0.5, g की जगह 9.8, 4 ऐसी रहा, पाई की जगह 3.142 और इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? x आ जाएगा। और मेरे ख्याल से वो जो x आपके पास आएगा वो 0.062 मीटर हो जाएगा, 0.62 मीटर।
यानी स्प्रिंग जो है जब जब बॉडी को आप रिमूव कर लेंगे तो स्प्रिंग इतना छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना जो है वो स्प्रिंग हमारे पास छोटा हो जाएगा। बहरहाल आपने देखा कि ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल है बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल की अच्छी बात क्या थी, आमतौर पे न्यूमेरिकल में हम पहले से बने बनाए फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में ये सब ऑलरेडी ड्राइव्ड फॉर्मूले थे, लेकिन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला भी बनाना पड़ा। ये जो फॉर्मूला था ये रेडीमेड नहीं था, ये हमने इसको भी बनाया है। तो इस न्यूमेरिकल की जो ख़ास बात है वो यही है कि इसमें रेडीमेड फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता, ऑलरेडी ड्राइव्ड फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हमने जो फार्मूले मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक नया फार्मूला जो है इस न्यूमेरिकल के अंदर बनाना होता है, और फिर उस नए फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेट्स से अगर वो यहाँ टाइम पीरियड ना देता, फ्रीक्वेंसी दे देता, क्या फ़र्क पड़ता? सब कुछ ऐसे ही होता है, बस आप पहले फ्रीक्वेंसी से क्या निकाल लेते, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आ जाता, वो यहाँ रखवा देते, इसमें कौन सी बड़ी बात। ठीक है, तो मेरा भी ख्याल है कि इसके अंदर कोई मुश्किल बात है। अब यकीनी तौर पे हम इस हफ्ते भी एक स्पेशल लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे, जो ऑब्वियसली स्पेशल ग्रुप के स्टूडेंट के लिए होगा, जिसमें पास पेपर्स के वो न्यूमेरिकल जो है वो करवाए जाएंगे जो जिस तरह से पेपर में आए हैं उस तरह से बुक में मौजूद नहीं है। जैसा कि पिछले हफ्ते भी हुआ था, तो इस हफ्ते भी ऐसा ही कुछ होगा। तो मैं पहले भी आपसे कह चुका था कि प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़िए मत। अगर आप प्रैक्टिस करने से रुकेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, एंड में ये काम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर संभालने से भी नहीं संभलेगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।